नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। मैं श्री अरविवाक सर वीएन नायक शिक्षण संस्था नासिक के ऑनलाइन अध्यापन कालांश में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नासिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापुर तालुका येवला जिला नासिक मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्री अव्वाड पीके सर, विषय शिक्षक श्री वाघारबी सर, कक्षा 10वीं, घटक व्याकरण तथा भाषा अध्ययन, उपघटक कारक। तो चलिए छात्रों, आज हम व्याकरण की विधा कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं आपको कुछ वाक्य बताने वाला हूं, उसे गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहला वाक्य देखिए, अध्यापिका छात्र कविता पढ़ाई, किताबें मेज रखी थी, मालिक नौकर बुलाता है। चौथा वाक्य, नाक गंध ली जाती है। पांचवा वाक्य, यह शिवाजी महाराज महल है। छठा वाक्य, यह कपड़ा इस अच्छा है। ऊपर लिखे हुए सभी वाक्यों में आए हुए शब्दों का एक दूसरे के साथ कुछ भी संबंध प्रस्थापित नहीं हुआ है। मतलब अध्यापिका छात्र कविता पढ़ाई, यहाँ पर पहले वाक्य में 4 शब्द हैं। उन चारों शब्दों का एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता, प्रस्थापित नहीं हुआ है। चारों शब्द अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए यह वाक्य अधूरे लगते हैं। अतः यानी इसलिए इन वाक्यों से कोई अर्थ बोध नहीं होता, मतलब वाक्य का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता। अब नीचे दिए हुए वाक्यों को ध्यान से देखो। पहला वाक्य, अध्यापिका ने छात्र को कविता पढ़ाई। पहले वाक्य में और अब जो दूसरा पहला वाक्य हमने लिया है उनमें कोई अंतर है, कोई फर्क है। यहाँ पर अध्यापिका ने छात्र को कविता पढ़ाई, यहाँ पर यह वाक्य पूरा हुआ है। वाक्य का अर्थबोध भी होता है कि अध्यापिका ने छात्र को कविता पढ़ाई। किताबें मेज पर रखी थी। दूसरा वाक्य देखिए, किताबें मेज पर रखी थी, मतलब किताबें कहाँ पर रखी थी? मेज पर। अध्यापिका ने किसे कविता पढ़ाई या किसको कविता पढ़ाई? छात्र को। तीसरा वाक्य देखिए, मालिक नौकर को बुलाता है। मालिक किसको बुलाता है? नौकर को। नाक से गंध ली जाती है, मतलब गंध लेने की जो क्रिया है उसका साधन क्या है? नाक है। नाक से गंध ली जाती है। पांचवा वाक्य, यह शिवाजी महाराज का महल है। किसका महल है? शिवाजी महाराज का। यह कपड़ा इससे अच्छा है, मतलब यहाँ पर तुलना की गई। देखो, यह कपड़ा इससे अच्छा है, मतलब ऊपर के जो मैंने आपको 6 वाक्य बताए हैं उन वाक्यों में, मतलब ऊपर के वाक्यों में आए हुए अध्यापिका ने छात्र को, मेज पर, नौकर को, नाक से, शिवाजी महाराज का, इससे, ये शब्द, इससे शब्द आदि संज्ञा तथा सर्वनामों के रूपांतरित रूप है। मैंने मतलब मैंने जो आपको शब्द बताए हैं, अध्यापिका ने छात्र को, मेज पर, नौकर को, नाक से, शिवाजी महाराज का, इससे, ये सभी जो शब्द हैं वो शब्द संज्ञा तथा सर्वनामों के रूपांतरित रूप हैं। जिनके द्वारा, मतलब जिन रूपों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा इन संज्ञा तथा सर्वनामों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रस्तापित किया है। जो शब्दों के रूपांतरित रूप हैं, संज्ञा तथा सर्वनामों के रूपांतरित रूप हैं, उन्होंने संज्ञा तथा सर्वनामों का संबंध
वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रस्तापित किया है, मतलब दिखाया है। अब देखो कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा अन्य यानी दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया तथा अन्य यानी दूसरे शब्दों के साथ, मतलब दूसरी संज्ञाओं के साथ, दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध सूचित होता है, उसे कारक कहते हैं। आसान भाषा में हम कहेंगे तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द, केवल क्रिया के साथ नहीं तो क्रिया अन्य शब्दों के साथ भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ऊपर के वाक्यों में आए हुए, मतलब जो मैंने 6 वाक्य आपको बताए, उन वाक्यों में आए हुए अध्यापिका ने छात्र को मेज पर, नौकर को नाक से, शिवाजी महाराज का इससे आदि संज्ञा तथा सर्वनामों के रूपांतरित रूप हैं, इसलिए ये कारक हैं। ये कारक क्यों हैं? क्योंकि वह संज्ञा तथा सर्वनामों के रूपांतरित रूप है। उनमें रूपांतर क्यों हुआ? क्योंकि उनमें कारक के जो विभक्ति चिन्ह है वो लग गए। आगे देखो, कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग, तीनों का अर्थ एक है। कारक चिन्ह किसे कहते हैं? अगर आपको कारक पहचानना है तो कारक चिन्ह की वजह से हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, हमने 9वीं कक्षा में प्रत्यय उपसर्ग देखे हैं, तो प्रत्यय किसे कहते हैं हमने पढ़ा है। तो कारक सूचित करने के लिए संज्ञा तथा अथवा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, संज्ञा के आगे हो या सर्वनाम के आगे हो, जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां अथवा कारक चिन्ह कहा जाता है या परसर्ग कहा जाता है। फिर से उसकी परिभाषा हम देखते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां अथवा कारक चिन्ह कहा जाता है। आगे देखो, पद किसे कहते हैं? विभक्ति के योग से, मतलब कारक चिन्ह लगाने के बाद जो रूप बनता है, मतलब विभक्ति के योग से बने हुए रूप वाक्य में प्रयुक्त होने पर उसे पद कहलाते हैं। जब कारक को विभक्तियां लगती हैं तो उनका जो रूप बनता है और वह रूप जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहा जाता है। हिंदी में विभक्ति और कारक एक ही मानी जाती है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन के कारक चिन्ह एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही है। केवल अपवाद एक है संबंध कारक का। संबंध कारक के प्रत्यय का, की, के ये होते हैं। अब देखो कारक के प्रकार, मतलब कारक के भेद। वाक्य में अलग अलग रूपों के आधार पर कारक के प्रकार होते हैं। कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। कुल मतलब एक कुल। अब मैं आपको कुछ एक चार्ट बताने वाला हूँ। उन चार्ट के स्तंभों को ठीक तरह से देखो। पहला स्तंभ है अनुक्रमांक, दूसरा स्तंभ है कारक, मतलब कारक के जो प्रकार है, भेद है उनका है। तीसरा स्तंभ है विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग। चौथा है पहचानने की जानकारी, मतलब एक छोटी सी आइडिया जिसके द्वारा हम जल्दी से कारक पहचान सकते हैं। और उसके उदाहरण, जो आगे वाला स्तंभ है उदाहरण का है। अब देखो पहला कारक कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग ने है, मतलब ने जहाँ पर लगा हुआ है हम पहचान सकते हैं कि ये कर्ता कारक है। पहचानने के लिए आसान है, विभक्ति चिन्ह के द्वारा हम पहचान सकते हैं आसानी से। पहचानने की जानकारी, मतलब क्रिया को पूरा करने वाला, वाक्य में क्रिया को पूरा करने वाला जो होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कर्ता कारक होता है, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण देखो, गोपाल ने खाना खाया है, मतलब खाना खाने की क्रिया किसने की? गोपाल ने, इसलिए गोपाल ने यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है।
गोपाल इस संज्ञा को ने प्रत्यय लगा है, इसलिए गोपाल ने यह कर्ता कारक हो गया। आगे देखो दूसरा कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव पड़ने वाला जो होता है वो कर्म होता है। मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म कारक का विभक्ति प्रत्यय को, यहाँ पर गलती से रह गया है, को है। मालिक नौकर को बुलाता है, मतलब मालिक किसको बुलाता है? नौकर को बुलाता है। तो क्रिया को सवाल पूछ सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी कारक पहचान सकते हैं। मतलब जहाँ पर को लगा हुआ है, जिस शब्द को लगा हुआ है, या वाक्य में जो कर्म है, कर्म की पहचान करो। क्रिया को क्या से सवाल पूछो। जब हम क्या से सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, वो कर्म होता है। तो या किसको, इस शब्द से हम यहाँ पर क्रिया को सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो मालिक किसको बुलाता है, यहाँ पर किसको इस शब्द से हम क्रिया को सवाल पूछ सकते हैं। क्या और किसको? मालिक नौकर को बुलाता है, मतलब किसको बुलाता है? नौकर को। नौकर यहाँ को, यहाँ पर कर्म हो गए इसलिए यह नौकर को यहाँ पर कर्म कारक है। और विभक्ति चिन्ह समझ लीजिए को है। करण कारक, तीसरा वह कारक है करण कारक। उसका विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। से और के द्वारा दो विभक्ति चिन्ह हैं या प्रसर्ग हैं। कैसे पहचान सकते हैं? क्रिया का साधन या क्रिया का माध्यम। मतलब वाक्य में क्रिया किस साधन से हुई, क्रिया करने का माध्यम क्या था, इसके जरिए हम पहचान सकते हैं कि ये करण कारक है। जैसे देखो उदाहरण, रवीना पानी से पत्ती धोती है। रवीना पानी से पत्ती धोती है। तो पत्ती धोने का जो साधन है वो पानी है, इसलिए पानी से पत्ती धोने का काम किससे किया गया? पानी से किया गया। पानी से ये क्या है? यहाँ पर करण कारक है। मतलब धोने की जो क्रिया है उसका साधन है पानी, इसलिए पानी से। और वो पहचानने का जो विभक्ति चिन्ह से है। चौथा कारक देखिए संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। दो विभक्ति चिन्ह यहाँ पर बताए गए हैं, को और के लिए। कैसे पहचान सकते हो? एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया कि क्रिया का उद्देश्य क्या है, क्रिया किस उद्देश्य की, किसके लिए की गई। तो क्रिया का उद्देश्य समझ लीजिए। क्रिया का उद्देश्य समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये संप्रदान कारक है। या जिसके लिए क्रिया या कार्य किया जाता है। क्रिया किसके लिए हो गई, किसके लिए कार्य किया गया, तो इसके जरिए हम संप्रदान कारक को पहचान सकते हैं। या जिसे कुछ दिया जाता है। वाक्य में आप जब वाक्य देखते हैं तो जिसे कुछ दिया जाता है वो संप्रदान कारक होता है। जैसे देखो उदाहरण, माँ ने बेटे के लिए खीर बनाई। मतलब क्रिया खीर बनाने का उद्देश्य उद्देश्य क्या है? माँ बेटे के लिए। मतलब यहाँ पर जो क्रिया हो गई, खीर बनाने की जो क्रिया हो गई या कार्य हुआ, वो किसके लिए हुआ? बेटे के लिए। तो बेटे के लिए यह यहाँ पर संप्रदान कारक है। मतलब के विभक्ति चिन्ह के लिए है। मतलब इसके जरिए भी हम पहचान सकते हैं आसानी से कि कौन सा कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? के लिए। तो माँ ने बेटे के लिए, बेटे के लिए यह यहाँ पर संप्रदान कारक है। पांचवा कारक देखिए अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से। कैसे पहचान सकते हो? पहचानने का तरीका क्या है? क्रिया का अवधि या अलगाव, दूरता या तुलना। तो क्रिया का काल मतलब समय अवधि, अलगाव मतलब अलगता, दूरता तुलना जिसमें हमें दिखाई दे वह अपादान कारक होता है। पत्ते पेड़ से गिर गए। इस वाक्य में पत्ते पेड़ से
गिर गए, मतलब पेड़ से पत्ते क्या हो गए, अलग हो गए। यहाँ पर अलगाव हमें दिखाई देता है, एक दूसरे से वो दूर हो गए, ये हमें दिखाई देता है। और इसका विभक्ति चिन्ह से है, तो आप कहेंगे कि करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन करण कारक में वो क्रिया का साधन है और अपादान कारक में से क्या है, यहाँ पर अलगता दिखाई देती है, दूरता दिखाई देती है, तुलना दिखाई देती है, एक दूसरे से जुदाई, वियोग दिखाई देता है। तो पत्ते पेड़ से क्या हो गए, दूर हो गए, जुदा हो गए, पत्ते पेड़ से गिर गए, यहाँ पर क्या है, अलगाव है, तो ये अपादान कारक है, पेड़ से, यह अपादान कारक हो गया। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक, इसमें हमें समझ में आता है कि संबंध दिखाने का काम करता है। संबंध कारक का व्यक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या है, का, की, के, तीन है, का, की, के, रा, री, रे, काकी के और रारी रे, यह सब विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक के। कैसे पहचान सकते हो, जहाँ पर हमें संबंध दिखाई दे, मतलब जहाँ पर नाते का बोध हो, जहाँ पर अधिकार का बोध हो, जहाँ पर एक दूसरे के साथ संबंध दिखाई देता है, वह संबंध कारक होता है। यह मोहन का उदाहरण देखिए, यह मोहन का घर है, मतलब किसका घर, मोहन का, मतलब यह मोहन का घर है, यह घर किसका है, मतलब घर और मोहन का संबंध यहाँ पर है। ये मेरा कमरा है, मेरा और कमरा, इसका संबंध दिखाया गया है कि यह कमरा किसका है, मेरा है। जैसे मैंने आपको विभक्ति चिन्ह बताया, का की के, पहले वाक्य में आ गया का, मोहन का, यह यहाँ पर संबंध कारक है। और दूसरे वाक्य में यह मेरा कमरा है, मेरा कमरा, मतलब रा, मेरा, रा यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, ये मेरा कमरा है। तो इस प्रकार से मेरा कमरा, ये संबंध कारक है। सातवां कारक देखिए, अधिकरण कारक, मतलब ये जो चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, वो बहुत ही आसान तरीके से हम ध्यान में रख सकते हैं और कारक की पहचान कर सकते हैं। अधिकरण कारक, सातवां कारक है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर, सबसे ज्यादा में और पर हमें दिखाई देते सब वाक्यों में, लेकिन कभी कभी भर या तक ये भी आ सकते हैं विभक्ति चिन्ह, इसलिए मैंने आपको बताया है। कैसे पहचान सकते हो, क्रिया के आधार का बोध, क्रिया के आधार का बोध, मतलब क्रिया करने का आधार क्या है, क्रिया किस आधार पर हुई है, क्रिया का साधन नहीं, क्रिया का आधार, क्रिया के आधार का बोध हो। जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण, माँ घर में है, माँ किस में है, घर में है, मतलब कहाँ पर है, घर में है, मतलब माँ के होने का जो, माँ घर में है मतलब होने की जो क्रिया है उसका आधार घर है, घर में। दूसरा वाक्य देखिए, पंछी पेड़ पर बैठे, पंछी बैठे हैं, मतलब बैठने का जो आधार है, बैठना यहाँ पर क्रिया है, तो बैठने का जो आधार है वो क्या है, पेड़ पर, क्रिया का आधार क्या है, वो पेड़ पर है, पंछी पेड़ पर बैठे हैं, तो पेड़ पर, घर में, ये यहाँ पर अधिकरण कारक है। आठवां और अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी को चिल्लाते हैं, तो ये बोध होता है सब। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है अरे, मतलब किसी को बुलाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या है, संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है। अरे, ओ, अजी, हे, अहो, हे राम, हे ईश्वर, मतलब हे, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। संबोधन कारक की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, किसी को पुकारने के लिए या किसी को बुलाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सभी शब्द संबोधन कारक होते हैं। फिर देखो, हे भगवान मुझे बचाओ। और एक बात हमेशा ख्याल में रखो कि संबोधन कारक
जो है उसको पहचानने का मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि विस्मयदिबोधक जो चिन्ह होता है उसके पहले जो शब्द आता है वह संबोधन कारक होता है। हे भगवान, मतलब संबोधन कारक का चिन्ह होता है। हे भगवान, यहाँ पर हे भगवान ये क्या है? संबोधन कारक है। अरे भाई यहाँ आओ, अरे भाई यहाँ आओ, मतलब अरे भाई, ये यहाँ पर क्या है? संबोधन कारक है। अब विस्तार से हम सभी कारकों की परिभाषा तथा कुछ आसान तरीके में पहचानने के आपको बताने जा रहा हूँ, उसके कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखो। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा है कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में क्रिया या काम करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में जो काम करता है ना, क्रिया करता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखो, हम कर्ता कारक को कैसे पहचान सकते हो? क्या तरीका है पहचानने का? कि क्रिया को प्रश्न करो, दो प्रश्नवाचक सर्वनामों से। कौन, किसने। क्रिया को सवाल पूछो, कौन, किसने, इन सर्वनामों से, तो उत्तर जो मिलेगा वो कर्ता कारक होगा। देखो वाक्य, लड़का खेल रहा है। कौन खेल रहा है? लड़का। लड़का यहाँ पर कर्ता कारक है। राम ने रावण को मारा। राम को किसने मारा? रावण को किसने मारा? राम ने। मतलब किसने इस शब्द से सवाल पूछा गया तो उत्तर मिला राम ने, तो राम ने क्या हो गया? कर्ता कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा, क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहलाता है या कर्म कारक कहा जाता है, क्या वह कर्म कारक कहलाता है वो शब्द। क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु पर पड़ता है, मतलब क्या? क्रिया जिस पर होती है। जैसे उदाहरण देखो, मैंने आम खाया, मतलब खाने की क्रिया किस पर हो गई? आम पर। मतलब आम क्या है? कर्म है। नौकर ने दूध लाया। नौकर ने दूध लाया, मतलब दूध लाने की क्रिया किस पर लाने की क्रिया किस पर हो गई? दूध पर। तो नौकर ने क्या लाया? दूध लाया, तो दूध ये यहाँ पर कर्म हो गया। मतलब कहने का मतलब है क्रिया के व्यापार का फल, मतलब क्रिया जिस पर होती है, जिस वस्तु पर होती है, जिस चीज पर होती है, उसे कर्म कहते हैं। क्रिया को प्रश्न करो। कर्म कार्य की पहचान करनी हो तो आप क्या कर सकते हो? क्रिया को प्रश्न कर सकते हो, क्या और किसको, इन दो शब्दों से। क्या और किसको इन दो सर्वनामों से, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या और किसको एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इन दो सर्वनामों से हम क्रिया को प्रश्न करो तो उत्तर मिलेगा कर्म कारक। जो उत्तर मिलेगा वो कर्म कारक होगा। उदाहरण देखिए, मनोज समाचार पढ़ता है। प्रश्न करो क्रिया से, मनोज क्या पढ़ता है? समाचार। समाचार यहाँ पर क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। गोविंद क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पर कर्म कारक हो गया। तीसरा है करण कारक। करण कारक, करण का अर्थ होता है, करण का अर्थ है क्रिया का साधन। परिभाषा करण कारक की, जिस साधन द्वारा, मतलब जिस साधन से क्रिया की जाती है, क्रिया होती है, उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया को प्रश्न करो, करण कारक की पहचान करनी हो तो। कैसे, किससे, किसके। कैसे, किससे, किसके, इन सर्वनामों से। मैं साइकिल से बाजार गया। मैं किससे बाजार गया? साइकिल से। मतलब क्रिया का साधन क्या है? बाजार जाने का जो बाजार जाने की जो क्रिया हो गई उसका साधन क्या है? साइकिल। साइकिल से, ये यहाँ पर करण कारक है। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं।
किसके द्वारा समाचार भेजे जाते हैं? ईमेल के द्वारा। ईमेल के द्वारा यहाँ पर करण कारक है। चौथा है संप्रेषण कारक। संप्रेषण कारक की परिभाषा कुल इस प्रकार है: वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रेषण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया का जो उद्देश्य है, वाक्य का कर्ता जो है जिसके लिए कुछ काम करता है, कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे हम संप्रेषण कारक कहते हैं। क्रिया को प्रश्न करो, संप्रेषण कारक की पहचान करनी हो तो किसके लिए, किसको, इन सर्वनामों से क्रिया को सवाल करो, उत्तर मिलेगा, वो संप्रेषण कारक होगा। पहला वाक्य देखिए, वो इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। किसके लिए दिल्ली आ रहा है? इलाज के लिए। मतलब क्रिया किसके लिए हो गई? इलाज के लिए। आने की क्रिया, दिल्ली आने की क्रिया किसके लिए हो गई? इलाज के लिए। तो इलाज के लिए यहाँ पर संप्रेषण कारक है। दूसरा वाक्य, मोहन ने चौहान को अपनी किताब दी। मोहन ने किसको अपनी किताब दी? मतलब किसे कुछ दिया? चौहान को। तो चौहान को, ये यहाँ पर संप्रेषण कारक है। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा कुल इस प्रकार है: वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो। यहाँ गलती से न बान का आया है, यहाँ पर न नल का होना चाहिए था, टाइप करते वक्त थोड़ी सी गलती हो गई है। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब जिसमें तुलना हो, जिसमें अलग अलग होने का भाव हो, तो वो कारक क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे देखो, जब भी अलग या तुलना का भाव हो तो वो अपादान कारक है। पहचानने का तरीका क्या है कि जब हमें अलगता दिखाई दे, तुलना का भाव दिखाई दे जिस वाक्य में, तो वो अपादान कारक है। नल से पानी टपक रहा है। पानी किससे टपक रहा है? मतलब नल से। मतलब यहाँ पर अलगता की भावना है। पानी नल से जुदा हो गया, अलग हो गया। पानी नल से अलग हो गया, मतलब पानी नल से टपक रहा है, दूर हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पत्ता और पेड़ की अलगता यहाँ पर नजर आती है। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा कुल इस प्रकार है: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ ज्ञात होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ ज्ञात होता है, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, शब्द रह गया है गलती से, उसका संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ ज्ञात होता है, मालूम होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जिस चीज में संबंध देखने को मिले तो वह संबंध कारक होता है। पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया। जिस चीज में संबंध देखने को मिले हमें, तो वह संबंध कारक होता है। गोपाल का घर पास ही है, मतलब गोपाल का घर पास ही है। किसका घर? गोपाल का। घर किसका है? गोपाल का है। तो संबंध यहाँ पर गोपाल और घर, इन शब्दों का जो संबंध है वो का किसी व्यक्ति ने जोड़ा है। मीना के मामा अध्यापक है। मतलब मीना के मामा अध्यापक है। अध्यापक कौन है? मीना के मामा है। मीना और मामा का जो संबंध है वो के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है, दिखाया गया है। राम की बहन मोनाली है।
मृणाल किसकी बहन है? राम की बहन है। अध्यापक कौन है? मीना के मामा है। इस प्रकार से यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम का जो रूप है उसका अन्य शब्दों के साथ वाक्य में आए हुए जो अन्य शब्द है, मतलब वो संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है, उसके साथ यहाँ पर ज्ञात होता है, मालूम होता है, तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। सातवां कारक है अधिकरण कारक। परिभाषा अधिकरण कारक की: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले या क्रिया का आधार पता चले तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का पता चले, क्रिया के समय की जानकारी मिले या क्रिया का आधार पता चले तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के साथ प्रश्न करो, कहाँ, कब, इन सर्वनामों से, तो उत्तर मिलेगा। जो उत्तर मिलेगा वो अधिकरण कारक होगा। मेज पर किताबें रखी हैं, किताबें कहाँ रखी हैं? उत्तर मिला मेज पर, तो मेज पर अधिकरण कारक है। कमरे में अंधेरा है, कहाँ अंधेरा है? कमरे में, तो कमरे में यह अधिकरण कारक है। परीक्षा मार्च में होगी, परीक्षा कब होगी? मार्च में, मार्च में यहाँ पर अधिकरण कारक है। मार्च में जो शब्द है वो अधिकरण कारक है। अंतिम और आठवां जो कारक है वह संबोधन कारक है। संबोधन कारक की परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब बच्चों, जहाँ पर हमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने का या पुकारने का बोध होगा वो क्या होगा? संबोधन कारक होगा। तो फिर से अच्छी तरह से सुनिए: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? संबोधन चिन्ह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। संबोधन चिन्ह से हम संबोधन कारक की पहचान कर सकते हैं। जैसे देखो, संबोधन चिन्ह यहाँ पर मैंने बताया, दिखाया है आपको कि जो विस्मयवर्धक चिन्ह होता है वही संबोधन चिन्ह होता है। एक दंडी और उसके नीचे बिंदी, मतलब दंडक होता है, उसके नीचे एक बिंदी होती है, या विस्मयवर्धक चिन्ह है, वही संबोधन चिन्ह होता है। संबोधन चिन्ह से हम संबोधन कारक को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। अरे भाई, यहाँ पर देखो संबोधन चिन्ह है। यहाँ पर संबोधन चिन्ह से पहले जो शब्द या शब्द समूह आएगा वह संबोधन कारक होगा। अरे भाई यहाँ पर संबोधन कारक है। हे भगवान, देखो संबोधन चिन्ह से पहले हे भगवान शब्द आया है या शब्द समूह आया है, वो क्या है? संबोधन कारक है। 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती के बोर्ड के मैं आपको कुछ सूचना देने जा रहा हूँ, उसे ध्यान में रखो। आपके लिए 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें ये सवाल, मतलब प्रश्न पत्र में ये व्याकरण की विधा है, व्याकरण का जो विभाग है उसमें सवाल हमेशा पूछा जाता है कि 10वीं कक्षा हो या 9वीं कक्षा हो, कक्षा हिंदी लोक भारती के बोर्ड के प्रश्न पत्र में प्रश्न जो मुख्य प्रश्न होता है, प्रश्न क्रमांक 4 में उप प्रश्न 7 में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। अब जो मार्च की जो परीक्षा हो गई पिछली, तो उसमें यह पूछा गया था, वही मैंने यहाँ पर लिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। कारक चिन्ह पहचानना है वाक्य में से और उसका भेद लिखना है, प्रकार लिखना है कि कौन सा कारक है वो। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए एक अंक होता है बच्चों, और एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
एक अंक से कभी कभी हम फेल भी हो सकते हैं, इसलिए एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, करामत अली ने, यहाँ पर उदाहरण मैंने कुछ लिए हैं और उसमें से किस प्रकार से कारक चिन्ह पहचानना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला वाक्य देखिए, करामत अली ने होका भरते हुए कहा। दूसरा वाक्य देखिए, पर्यटन में बहुत आनंद मिलता है। ये दो वाक्य दिए जाते हैं परीक्षा में, प्रश्न पत्र में, और उनमें से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कोई भी प्रयुक्त जो कारक चिन्ह है उसे पहचानो और उसका भेद लिखो। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने जो स्तंभ बनाए हैं, पहले स्तंभ में कारक चिन्ह और दूसरे स्तंभ में भेद। कारक चिन्ह लिखो पहला ने, पहले वाक्य में ने है और उसका भेद क्या है, कर्ता कारक। दूसरा है में और उसका भेद क्या है, अधिकरण कारक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जवाब लिख सकते हैं और पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।